हाँ जी। तो ये जो इलस्ट्रेशन 3 है, ये बच्चा वही कर पाएगा जिसे जनरल एंट्री अच्छे से आती है। जिसे जनरल एंट्री नहीं आती उसके बस का ये काम नहीं है। लेकिन इसमें जो बच्चा इस चैप्टर को छोड़ के ही जाएगा, उसके लिए अगर ये क्वेश्चन आया था तो उसके लिए सबसे बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से आपका रेशो इम्प्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा, नॉट ऑल्टर। ठीक है जी। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो सब में इम्प्रूव लिख दो, डिक्रीज लिख दो, नॉट कुछ भी लिख दो, मतलब तीनों एक चीज़, कुछ तो नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक है जी। और एग्जाम में मोस्टली इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो चॉइस में आता है कि एक नॉर्मल आता है और कई बार ये भी आ जाते हैं। ठीक है। ये जो इम्प्रूव डिक्रीज वाले हैं ये हर उसमें है, लिक्विडिटी में भी है, सॉल्वेंसी में भी है, टर्नओवर के अंदर भी है और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी है। ये हर जगह मिलेंगे आपको, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। ठीक है जी। एक इलस्ट्रेशन 3 कराऊंगा, उसके बाद इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, 7 ये सब आपके होमवर्क हैं। ठीक है जी। होमवर्क इन द सेंस कि आपको पढ़ लेना, अगर पढ़ते ही समझ में आता है तो लिखा हो, जैसे नॉट ऑल्टर लिखा हो तो आप उसे रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर, और फिर आज ही हमारी ये कंसेप्ट भी, मतलब लिक्विडिटी रेशो खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉल्वेंसी। ठीक है जी। तो कहते हैं करंट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 2.52:1। स्टेट गिवन रीजन के साथ दो कि बताओ इन ट्रांजैक्शन से रेशो इंप्रूव, डिक्रीज या नो चेंज हो रहा है। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ अ क्रेडिटर, कोई भी फिगर मान लेते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये फर्स्ट है। ठीक है जी। मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। करंट रेशो फॉर्मूला होता है CA/CL, बिल्कुल। और वो कह रहा है जी करंट रेशो 2:1 है, मतलब अगर ये 2 लाख रुपए का है तो ये 1 लाख रुपए का होगा। और फिर उसने कहा कि बताओ इस ट्रांजैक्शन से जब आपने पेमेंट करी है करंट लायबिलिटी तो उसे क्या हुआ। करंट लायबिलिटी पेमेंट करने में क्या जन एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स, क्योंकि करंट लायबिलिटी पेमेंट करने मतलब पैसा बाहर जा रहा है, कैश आउट हो रहा है। ठीक है। कैश इज अ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कम हो रही है। तो कोई भी फिगर मान लो, सपोज करो मैंने 50,000 की पेमेंट कर दी, कोई भी फिगर मान, जरूरी नहीं है आप 50 ही मानो, आप 50 मान लो। ये तो बच्चे मैंने 2 लाख 1 लाख मानो, आप 20,000 10,000 मान लो, 2 रुपये 1 रुपया मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है जी। एग्जाम में वर्किंग अगर आप दिखा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे वो आपसे एक चीज़ पूछता है, इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज, या फिर उसका रीजन भी मांगता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, इम्प्रूव द करंट रेशो, उसका फिर रीजन भी मांग रहा है। ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन भी देना। अगर आपके रीजन लिखने को है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसकी वर्किंग दिखा दें, वो भी रीजनिंग में आ जाता है। ठीक है जी। तो ये आएगी फिगर, आ गई आपके पास 1.5 लाख 50, ये आ गया आपके पास 50,000। ठीक है। ज़रूरी नहीं जो मेरा रेशो आ रहा है वो आपका भी वही है, बस आपको ये बताना है कि रेशो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, नहीं। जो आपके पास रेशो है, हमारे पास 2:1 था, अब इससे तो ये रेशो ज़्यादा ही है, इसका मतलब हमारा रेशो इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आती है? सेकंड देखते हैं। ठीक है जी। सेकंड में कहता है आपने परचेज कर लिए गुड्स उधार पे। उधार पे गुड्स खरीदने पे क्या एंट्री होगी? आप एंट्री सोचो तो मैं अपना काम करता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 2 लाख की, करंट लायबिलिटी है 1 लाख की। मैं 2 लाख 1 लाख पे सॉल्व कर लेता हूँ, वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। आप 20,000 10,000 पे सॉल्व कर लो। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी आपने परचेज किए गुड्स उधार पे। जब गुड्स परचेज करते हो उधार पे तो क्या होगा? CA बढ़ जाएगा और CL भी बढ़ जाएगा। तो एंट्री होगी करंट एसेट अपॉन करंट एसेट अपॉन डेबिट टू करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। एसिड बढ़ेंगी, कितने रुपए से बढ़ेंगी? 1-1 लाख मान लेते हैं, ये 1 लाख, कोई भी फिगर मान लो, जरूरी नहीं 1 लाख, मैं तो कुछ भी मान लेता हूँ रैंडम। ये 1 लाख, मैं फिगर वो मानता हूँ जिससे मेरी वर्किंग ईजी हो जाए। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख। 3 लाख अपॉन 2 लाख डिवाइड बाय 1.5:1, इसका मतलब रेशो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। मैंने एरो बना दिया। नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस कहता है सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 40,000, जिसकी किताबों में वैल्यू 50,000 थी। ऑफिस इक्विपमेंट बेचने पे क्या एंट्री होती है? लो जी, जन एंट्री देखते हैं सबसे पहले। जन एंट्री, जब आप ऑफिस इक्विपमेंट बेचते हो तो आपके पास कैश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज अ CA। ठीक है जी। कैश डेबिट हो रहा है, आपको लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाता है। और जो फर्नीचर जो एसेट जा रही है वो भी फर्नीचर इज अ CA, फर्नीचर जा रहा होगा, या ऑफिस इक्विपमेंट एक ही बात है। फर्नीचर इज अ CA। 40,000 रुपये नगद आए, 10,000 रुपये नुकसान हो गया और चीज़ चली गई
50,000 रुपये की। ठीक है जी। अब CA 50 से घट रहा है और फिर CA 40 से बढ़ रहा है। देखते हैं जी, फॉर्मूला वही है। करंट रेशो का फॉर्मूला है CA/CL। 2 लाख 1 लाख पे फिगर सॉल्व करते हैं। ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। आपने जब फर्नीचर बेचा, क्या बेचा आपने? ऑफिस इक्विपमेंट। एक चीज़ गलती हो गई है, ऑफिस इक्विपमेंट इज़ नॉट अ CA, ऑफिस इक्विपमेंट इज़ अ NCA, नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है जी। तो जब एसेट बिकी तो पैसे आए कितने रुपए? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आ गए भाई, CA था, पैसे आ गए। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस ना तो CA है ना CL है। ठीक है जी। और फर्नीचर इज एन NCA। तो आपके पास रेशो हो गया 2,40,000 अपॉन 1 लाख। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। इसमें ना बढ़ा ना घटा। ये आ गया 2.4:1। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 4th पे आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही कर करके देख रहे होते हैं और कुछ नहीं। 4th देख ले। सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, जिसकी कॉस्टिंग 20,000 का माल आपने 25 में बेच दिया। एंट्री देख लेते हैं। एंट्री होती है जब आप माल बेचते हो, उधार में बेचा हो या कैश में बेचा हो, बात एक ही है, क्योंकि डेटर भी एसेट ही है। मैं डेटर मान लेता हूँ, डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और आपके पास गुड्स चले गए। ठीक है जी। टू गुड्स कह देते हैं, गुड्स CA होता है और आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है। 25,000 रुपये आपके पास आने हैं, 20,000 का आपके पास से माल चला गया और 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। लो जी, फिर से इसी को सॉल्व कर देते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? CA/CL। CA है 2 लाख, CL है 1 लाख। जब आपने गुड्स बेचे तो डेटर बढ़े 25,000 से। ठीक है जी। साथ साथ आपके पास से माल कम हुआ 20,000 का। ठीक है जी। प्रॉफिट ना तो CA है ना CL है, तो रेशो आ गया 2,05,000 अपॉन 1 लाख। फिर से रेशो 2.05:1। मुझे बस ये बताना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बहुत बहुत माइनर सा इंक्रीज हो रहा है। 2:1 से 0.05 बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीज तो हो रहा है। मुझे सिर्फ बताना है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और कुछ नहीं बताना। ठीक है जी। लो जी, 5th देख लेते हैं। 5th क्या कह रहा है भाई? देखो, अगर किसी क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है तो फिगर फिर वो यूज कर। जैसे इस वाले केस में फिगर नहीं थी, तो मैंने अपने आप कोई भी फिगर, इन दोनों क्वेश्चन में फिगर की हुई थी, इसमें भी और इसमें भी, 3rd 4th में, तो फिगर वो यूज करिए। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को रिडीम करने पे क्या एंट्री होती है? डिबेंचर को रिडीम करने बहुत सिंपल एंट्री होती है। जब आप डिबेंचर क्या होता है? अब यहाँ पे एक बहुत टेक्निकल बात बताऊंगा आपको, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे वैसे पूछता हूँ कि डिबेंचर की मेजर हेडिंग सब हेडिंग क्या होती है, तो आप सिंपल कहते हो कि डिबेंचर की मेजर हेडिंग क्या होती है? डिबेंचर की मेजर हेडिंग है मेजर हेड, सब हेड, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है। जब आपने डिबेंचर पहली बार इशू किए तो वो नॉन करंट लायबिलिटी थी, क्योंकि इसके पैसे 5 साल बाद देने हैं। फिर डिबेंचर, आपको पता है डिबेंचर बच्चे एक टाइम बाद रिडीम होता है। रिडीम का मतलब क्या होता है कि आपको उनके पैसे लौटाने होते हैं। आपने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किए, मतलब ये कहा जिसे बेचे डिबेंचर, ये कहा कि भाई ये चीज़ ले ले और 5 साल बाद मैं तेरे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है जी। तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, जब आपने डिबेंचर यहाँ इशू किए और यहाँ पे आ गए तो डिबेंचर इज NCL, क्योंकि पैसे 4 साल बाद देने हैं। जब आपने यहाँ से यहाँ आ गए, ये नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि पैसे अभी 3 साल बाद देने हैं। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, पैसे 2 साल बाद देने हैं। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब पैसे यहाँ पे जब आप खड़े हो तो पैसे कब देने हैं? 1 साल बाद। और जब पैसे 1 साल बाद देने हैं, जिसके पैसे 1 साल के अंदर देते हैं, तो ये जो डिबेंचर है ये NCL से हट के फिर क्या बन जाएगी? CL। इसके ऊपर एक पॉइंट भी लिखा हुआ था जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो बुक में जब आपने बच्चे मेजर हेड पढ़े होंगे
जब आपने वो पेज पे मेजर हेड पढ़े थे, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ नहीं आएगी उस टाइम पे, मैंने समझाई भी नहीं थी, यहाँ पे दिखेगा आपको करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, और तीसरी चीज़ करंट लाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म डेट आपने लिए हुए हैं, ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स आपने लिए हुए हैं, जब इनके पेमेंट एक साल में होनी शुरू हो जाएगी, मतलब एक साल रह जाएगी, इनके भी एक साल में पैसे देने हैं, चाहे वो डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, पब्लिक डिपॉजिट, कुछ भी हो, तो जब वो बच्चे एक साल के अंदर उनकी पेमेंट करेंगे, भाई टाइम खत्म होता रहेगा, 5 साल पहले लिए थे, 4 साल हो गए, 3 साल रह गए, 2 साल, जैसे ही एक साल पे आएगा तो वो चीज़ फिर नॉन करंट लाइबिलिटी चेंज होकर आ जाएगी करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है जी। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप डिबेंचर के रिडीम कर रहे हो, मतलब उनका पैसा लौटा रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? मैंने कहा चला गया है जी, क्या एंट्री होगी इस केस में आपके पास? लो जी, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। ठीक है जी। मैं मान लेता हूँ कि आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने पे एंट्री क्या होती है? जब आप पैसे दोगे करंट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी और करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है जी। मान लेता हूँ कि आपने 50,000 की पेमेंट कर दी, 50,000 रुपये गए नगद में, तो एसेट्स कम हुए, साथ से लायबिलिटी भी कम हो गई। फिर एग्जाम्पल कुछ भी मान लो, यह आ जाएगा 1.5 लाख और यह आ जाएगा 50,000, तो रेशो आ गया 3:1। इसका मतलब रेशो इंक्रीज हो रहा है। एक और देखते हैं, सिक्स क्या कहता है? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है जी। जब आप किसी पेमेंट की वजह डिक्लेयर हुए पेमेंट की करते हो, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा? हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे ही आप पेमेंट करते हो डिविडेंड की, ठीक है, डिक्लेयर डिविडेंड की, तो डिक्लेयर डिविडेंड को आपको 30 दिनों के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, तो उसने अपनी लायबिलिटी मान ली कि करंट लायबिलिटी मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है जी। भाई जिस चीज़ को मैंने कहा जी मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मुझे पैसे देने हैं, तो डिविडेंड की भी मुझे पेमेंट करनी पड़ती है 30 दिनों के अंदर। जिस चीज़ की पेमेंट करनी मुझे 1 महीने 1 साल के अंदर करनी है, तो मैं करंट लायबिलिटी मानता हूँ। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। करंट एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 2 लाख अपॉन 1 लाख। मैंने पेमेंट करी होगी कैश से, ठीक है जी, पैसे ही दिए होंगे लोगों को, 50,000 रुपये मान लेता हूँ फिगर है, और जब लायबिलिटी कम हुई है भी होगा, तो सेम रेशियो इसका भी यही आ गया। 6th का आंसर भी 5th और 6th का आंसर सेम है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट देखते हैं 7th क्या कहता है? कहते हैं परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लूज टूल्स, इससे कुछ नया समझा के जाऊंगा, तो लूज टूल्स क्या होता है? लूज टूल्स की अगर मैं आपसे मेजर हेड और सब हेड पूछूं, तो आप लूज टूल्स के लिए कहोगे करंट एसेट्स मेजर हेड, और सब हेड होता है इन्वेंट्री। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सच है कि लूज टूल्स करंट रेट के अंदर आते हैं, इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। ठीक है जी। लेकिन भाई जब मैं करंट रेशो और जब मैं CA करंट रेशो की बात कर रहा हूँ, तो CA अपॉन CL, तो करंट रेशो कैलकुलेट करते हुए लूज टूल्स को मैं CA का पार्ट नहीं मानता, CA का पार्ट मैं नहीं मानता। ठीक है जी। तो जब आपने लूज टूल्स परचेज किए होंगे, तो एंट्री ये हुई होगी बच्चे, लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश एंड बैंक इज अ CA, यस इट इज CA, 50,000 मान लेता हूं। ठीक है जी। लूज टूल्स इज अ CA बट while कैलकुलेटिंग करंट रेशो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। तो ध्यान से देखना मैं क्या करा रहा हूँ। करंट रेशो का फॉर्मूला है CA अपॉन CL, 2 लाख अपॉन 1 लाख। एक CA बढ़ा, लूज टूल्स या CA, लेकिन और एक CA घट गया, क्योंकि
खरीदने के लिए पैसे दिए गए, जब खरीदने के लिए पैसे दिए गए, पैसे तो गए, खरीदने के लिए पैसे दिए गए, पैसे तो गए, लेकिन जो चीज़ आई वो है तो सी ए, लेकिन मैं उसे यहाँ जोड़ नहीं पाऊंगा, मैंने यहाँ जीरो ऐड किया है, मैं उसे यहाँ जोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं जोड़ पा रहा भैया मैं उसे यहाँ पे? क्योंकि लूज टूल्स की मेजर हेड सी ए तो है, लेकिन जब मैं उसे करंट रेशो के मापदंड में रखता हूँ तो वो सी ए का पार्ट नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैं चैप्टर 5 कराता हूँ अकाउंटिंग रेशो, उसके अंदर जब मैं करंट एसिड को टोटल करता हूँ तो करंट एसिड्स के अंदर मैं लूज टूल्स को नहीं लिखता। लेकिन जब मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा होता हूँ तो चैप्टर 1 के अंदर जब आप मेजर हेड सब हेड पढ़ते हैं तो लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ सी ए, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पैसे गए तो जब लूज टूल्स खरीदे पैसे गए तो कैश आउट हुआ, लेकिन लूज टूल्स सी ए का पार्ट मैंने नहीं माना चैप्टर नंबर 5 के लिए, ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ जीरो ऐड किया। तो रेशो क्या हो गया? 1.5 लाख अपॉन 1 लाख, 1.5 रेशो 1, इसका मतलब रेशो गिर गया है, ठीक है। ये बच्चे मैंने आपको 7 तरह से करके दिखा दिए। मोस्टली जो बच्चे हुए इलस्ट्रेशन है आपके पास, मैंने 3rd कराया है, 4th 5th 6th 7th ये सब ऐसे ही हैं, ठीक है जी। इन्हें ट्राई करना और जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया वो ट्राई करना, ठीक है जी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम शुरू करेंगे सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है जी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो हम फिर रेगुलर क्लास में जो भी आपके डाउट होंगे वो अलग से ले लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय।